हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थिंक लाइक ए कोडर। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जो कि है टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में चले जाओ, एक चीज़ जो हमेशा मैटर करता है वो होता है कि आप ये पता कर सको कि किसी भी एल्गोरिथम का टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। मीन किसी भी एल्गोरिथम का इफिशियंसी क्या है। क्योंकि एल्गोरिथम तो बहुत इजीली कोई भी लिख सकता है, लेकिन मैटर तब करता है जब वही एल्गोरिथम को आप इफिशिएंट टाइम एंड स्पेस में लिखो। आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। एंड हाँ, अगर आज का वीडियो आप लास्ट तक नहीं जरूर देखते हो तो आने वाला जो भी वीडियो है मेरा वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि सारे जगह पे मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी का यूज करूंगी ही करूंगी। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको आप कभी इग्नोर नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल बनो तो आपको ये टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अगर मेरे से कोई पूछे ना कि कोई एक चीज बताओ जिस जो मुझे आना ही चाहिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए, तो मैं उसे बोलूंगी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसका इंपॉर्टेंस आप जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे, जब आप डीएसए करोगे, चाहे लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म कोड शेफ एंड लीड कोड, तब आपको पता चलेगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस चैनल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब दिलाने में हेल्प करती है। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, जल्दी से न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे जाते हैं। ये रहा न्यूटन स्कूल का वेबसाइट, जिस पे आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आ सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 फी टिल प्लेसमेंट, अप्लाई फॉर फ्री ट्रायल, एंड यहाँ के जो स्टूडेंट है वो कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं ये भी देख सकते हो, प्लस यहाँ के स्टूडेंट का रिव्यू देख सकते हो, हमारे मेंटर किस कंपनी में काम कर रहे हैं ये भी देख सकते हो। आप ये जरूर एक बार इस वेबसाइट पे जाकर के चेक करना एंड फ्री ट्रायल तो जरूर लेना। एंड मैं अपने बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम अमृतांजलि एंड करेंटली आई एम SW2 एट वॉलमार्ट ग्लोबल टेक इंडिया। एंड मैं बहुत सारा कंपनीज का इंटरव्यू दी हूँ, जैसे कि गूगल हो गई, ऊबर हो गई, एंड सारी कंपनीज के इंटरव्यू से मैं क्या लर्न की हूँ ना, वो मैं आपको वीडियो के साथ पढ़ाते पढ़ाते मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी, ताकि वो गलती आप नहीं करो जो गलती मैं की हूँ। एंड जिस कारण से मैं इतनी सारी कंपनी को क्रैक कर पाई हूँ, इतनी सारी कंपनी का टेस्ट क्लियर कर पाई हूँ, इंटरव्यू को क्लियर कर पाई हूँ, वो सब कुछ बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। ये एकदम बेसिक से ही आपको डेवलप करना होगा, ये माइंडसेट आपको बेसिक से ही डेवलप करना होगा, ताकि आप बड़ी बड़ी कंपनी को क्रैक कर सको। ज़्यादा डिले नहीं करते हैं एंड मैं आपको अभी स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना, क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है। चलते हैं पीपीटी पे। अभी आप देखो कि अगर आपके पास एक चॉकलेट है एंड आप क्लास में गए एंड आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो आपको 50 स्टूडेंट को वो चॉकलेट देने में क्या टाइम लगेगा, वही आपका होगा वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम कम्प्लेक्सिटी। उसी तरह से अगर मान लो कि आप एक 50 स्टूडेंट एक लाइन में खड़ा है एंड 50 स्टूडेंट को पता है कि लाइक उन्हें चॉकलेट मिलने वाला है, ये बात अब समझ में आया आपको? ये बात आपको समझ में आ रहा है ना? तो ऑफ कोर्स आप ये बात देख सकते हो कि आप ये वन बाय वन सबको चॉकलेट देना स्टार्ट करोगे लाइन में लग करके। तो अभी अभी आपको पूरा चॉकलेट देने में, अगर मान लेते एक स्टूडेंट को आपको चॉकलेट देने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो पूरा स्टूडेंट को आपको चॉकलेट देने में कितना टाइम लगेगा? 50 सेकेंड लगेगा। तो यही तो होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसी तरह से अगर एक लाइन से प्रोग्राम खड़ा है लाइन में एंड सारे प्रोग्राम को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, वही होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड हाँ, एंड आपको ये पता है कि आपको 50 स्टूडेंट को चॉकलेट देना है, तो आपको एक डब्बा लेना होगा ना जिसमें 50 चॉकलेट पहले से रखा होगा। तो ये होता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। मतलब एट ए टाइम ये प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है, एंड मैक्सिमम लाइक एक प्रोग्राम चल रहा है, कभी ये प्रोग्राम ले रहा है 2 बाइट ले रहा है, कभी 3 बाइट ले रहा है, कभी 5 बाइट ले रहा है, तो मैक्सिमम जो होगा उसको कंसिडर करते हैं। ये बात आपको समझ में आई?
ये कब करते हैं, जब हम लोग ओ नोटेशन यूज करते हैं, एंड मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बी ओ नोटेशन को यूज करके ही बताऊंगी। सो चलो अभी थोड़ा टेक्निकल में आते हैं। पहले तो मैं आपको लेमन तरीके से बताई थी, टेक्निकल में अगर आएंगे तो देखते हैं कि क्या होता है। सो दिस इज सिंप्लीफाइड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी। आप समझिए कि एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है, वो ये ओ ऑफ नोटेशन बताता है। We use this to analyze time and space complexity. टाइम कितना लग रहा है किसी एल्गोरिथम को रन करने में, स्पेस कितना लग रहा है, ये बताते हैं यहाँ पे। सो हियर वी सी वर्स्ट केस, लाइक वर्स्ट। अब अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट है वो तुरंत चॉकलेट लेके चले जा रहे हैं, एंड कुछ स्टूडेंट आपको चॉकलेट लेने में ना तो टाइम लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी रुको, मुझे हाथ हैंड वॉश करना है, तब जाकर के मैं चॉकलेट लूंगा क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। तो इस केस में एक स्टूडेंट लिया 5 सेकेंड एंड एक स्टूडेंट लिया 1 सेकेंड। एंड अगर आप सारे स्टूडेंट को ना एक साथ दे रहे हो, मान लो एक साथ दे रहे हो सारे स्टूडेंट को, तो ये 5 सेकेंड वाला स्टूडेंट का ना टाइम आपका एल्गोरिथम का टाइम बढ़ा रहा है। जैसे कि आप 3 चॉकलेट निकाले हैं आपने बॉक्स से, एंड 3 स्टूडेंट खड़ा है, एंड तीनों स्टूडेंट को आप एक साथ चॉकलेट दे रहे हो। तो एक स्टूडेंट तुरंत ले लिया, दूसरा स्टूडेंट लिया, फिर तीसरा स्टूडेंट क्या करा, 5 सेकेंड का टाइम लगा रहा है। तो ये 5 सेकेंड वाला ये ओवरऑल एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। ये बता रही हूँ मैं एक साथ देने का। और एक होता है कि आप एक को दिए, फिर दूसरे को दिए, फिर तीसरे को दिए, फिर चौथे को दिए। तो इसके लिए बता रही हूँ कि इसके लिए क्या होता है कि अगर एंड चॉकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड स्टूडेंट लाइन में खड़ा है, तो उसका ओ ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो चलो अभी मैं इसको टेक्निकल टर्म में बताती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो कि एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट आया, उसको चॉकलेट दे दिए, चॉकलेट दे दिए तो हो गया कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि आप एक लाइन से 50 स्टूडेंट सबको चॉकलेट देना स्टार्ट कर दिए, तो ये हो गया लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बताऊं मैं आपको, देखो ऐसे मानो कि आप एक चॉकलेट लिए, एंड आपको किसी एक स्टूडेंट को ही देना है वो चॉकलेट, एंड आप क्या किए कि सारे स्टूडेंट से जाकर के पूछे कि तुमको चाहिए चॉकलेट, तुमको चाहिए चॉकलेट, तुमको चाहिए चॉकलेट। एंड जब जाकर के एक स्टूडेंट बोल दिया कि हाँ हमको चॉकलेट चाहिए, उसको आप चॉकलेट दे करके, एंड फिर आपसे फिर से दूसरा चॉकलेट निकाले, एंड फिर आप सारे स्टूडेंट से एक लाइन से पूछना जा रहे हो कि किसको चाहिए चॉकलेट। तो मतलब आपको सबको चॉकलेट नहीं देना है, जिसको चॉकलेट चाहिए उसी को चॉकलेट देना है। तो आपको, लेकिन आपको 50 चॉकलेट सबको देना ही देना है। तो आप क्या करोगे कि 50, ये देख रहे हो आप, ये कितने टाइम हो रहा है, 50 × 50 टाइम हो रहा है। पहला बार में आप पहला चॉकलेट निकाले, 50 स्टूडेंट्स जाकर के पूछे, फिर दूसरा चॉकलेट निकाले, फिर से 50 स्टूडेंट्स जाकर के पूछे, फिर से तीसरा चॉकलेट निकाले, फिर से आप 50 स्टूडेंट से जाकर के पूछे। तो ओवरऑल अगर आपका ये देखा जाए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, 50 × 50। समझ में आ रहा है? जैसे कि आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा, आई थिंक। मैं इतना मतलब ये पूरा डेप्थ में बताई हूँ। जैसे कि आपके पास 50 चॉकलेट है, 50 स्टूडेंट है, आपको 50 चॉकलेट 50 स्टूडेंट को देना ही देना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि एक चॉकलेट उठा रहे हो और सारे स्टूडेंट्स जाकर के पूछ रहे हो कि तुमको चाहिए। उसके बाद फिर से दूसरा चॉकलेट उठा रहे हो, सारे स्टूडेंट्स जाकर के पूछ रहे हो कि तुमको चाहिए, और उसको दे रहे हो आप। तो अब ये हो गया n × n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप n टाइम चल रहे हो और फिर से n टाइम, लाइक हर एक चॉकलेट के लिए आप n टाइम चल रहे हो। तो ये हुआ n × n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बताती हूँ लॉगरिथमिक क्या होता है। सो अब एक लाइन में 50 स्टूडेंट खड़ा है, एंड आपको पहले से बताया गया कि एक चॉकलेट है आपके पास, 50 चॉकलेट नहीं है इस टाइम में। एंड इस 50 स्टूडेंट में से ना किसी एक ही स्टूडेंट को चॉकलेट चाहिए, एंड सभी स्टूडेंट को पता है कि वो जो चॉकलेट जिस स्टूडेंट को चाहिए वो किस साइड खड़ा है। लाइक आपके पास 50 स्टूडेंट है, चलो मैं इसको लिख करके बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो आपके पास 50 तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं लेती हूँ 1 मिनट। मैं यहाँ पे लेती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 ले लेती हूँ मैं। आपके पास अब एक चॉकलेट है, आपको 9 स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को चॉकलेट चाहिए, एंड सारे स्टूडेंट को पता है कि जिसको चॉकलेट चाहिए वो किस साइड खड़ा है, उसके किस साइड खड़ा है। जैसे कि 4 को पता है कि जिसको चॉकलेट चाहिए वो मेरे से लेफ्ट साइड खड़ा है या मेरे से राइट साइड खड़ा है। तो इस केस में क्या होगा ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये 1 क्या करेगा, वो सबसे जाकर के नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 को अपना टाइम कम बचाना है। 1 क्या करेगा कि सबसे बीच वाले से जाकर के पूछेगा कि ये जो चॉकलेट चाहिए वो तुम्हारे किस साइड है, ये तुम्हारे लेफ्ट साइड है या तुम्हारे राइट साइड है। तो ये 5 बोलेगा ना कि ये जो चॉकलेट चाहिए ना ये मेरे लेफ्ट साइड है,
अभी के लिए मान लो कि चॉकलेट चाहिए थर्ड नंबर को चॉकलेट चाहिए, आपके पास एक चॉकलेट है एंड आप अभी सबको पता है कि चॉकलेट उसके लेफ्ट साइड है या चॉकलेट उसके राइट साइड है, मतलब चॉकलेट वाला जिस जिस बंदे को चॉकलेट चाहिए उसके लेफ्ट साइड बैठा हुआ है या उसके राइट साइड बैठा हुआ है। तो अब देखो क्या करा, ये जो ये पर्सन जो इसके पास एक चॉकलेट है ना, ये क्या गया, ये 5 से जाकर के पूछा कि 5 क्या मिड में है, कि तुम ये चॉकलेट है ना, ये तुम्हारे लेफ्ट साइड है कि चॉकलेट तुम्हारे राइट साइड है। तो 5 क्या बोलता है कि चॉकलेट ना मेरे लेफ्ट साइड है। अब क्या करा, क्या अब उसको ना, अब उसको पता चल गया कि चॉकलेट यही कहीं पे है, मतलब इसी 1 2 से लेकर के 4 तक में कोई बंदा है जिसको चॉकलेट चाहिए। तो अब क्या करेगा ना ये, अब ये क्या करेगा, इसका मिड निकालेगा। लेट्स एज्यूम करो अब यहाँ पे मिड क्या है, यहाँ पे तो मिड कुछ नहीं होगा, तो चलो हम लोग एक पहले वाला के लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट का तो मिड नहीं ले सकते ना, क्योंकि मिड हमेशा ऑड के नंबर का लेते हैं। तो चलो वो क्या करता है कि मिड से एक, अगर मिड नहीं ले सकते हैं तो मिड से एक पहले वाला नंबर को लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 ले लेता है। अब ये 2 से पूछता है कि तुम ये बताओ कि ये चॉकलेट जो है ना, ये तुम्हारे लेफ्ट साइड है, ये चॉकलेट जिस बंदे को चाहिए तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठा हुआ है कि तुम्हारे राइट साइड बैठा हुआ है। तो 2 क्या बोलता है कि ये जिसको चॉकलेट चाहिए ना वो मेरे, क्या ये कौन सा हाथ है, राइट साइड बैठा हुआ है। तो अब क्या बोलेगा कि अब ये जो बंदा जिसको चॉकलेट देना है उसको पता चल गया कि चॉकलेट या तो 2 से लेकर के 4 तक के किसी के बीच में इसी बीच में किसी को चॉकलेट चाहिए होगा। 2 बोल दिया है कि मेरे राइट साइड है, 4 ऑलरेडी बोल चुका है कि मेरे लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चॉकलेट चाहिए 3 को। तो अभी आप यहाँ पे एक बात देखना कि ये आपको ये दिख गया होगा कि ये जो बनता है ना जिसके पास चॉकलेट है, ये कितनी बार चला है। ये एक बार चला जब 5 से पूछा था, तो फिर दूसरे बार चला जब 2 से पूछा था, तो एंड तीसरी बार में उसको आंसर मिल गया। तो अगर ये एक लाइन से सबसे पूछना स्टार्ट करता कि तुमको चॉकलेट चाहिए, तुमको चॉकलेट चाहिए, तुमको चॉकलेट चाहिए, तो ये कितना हो जाता, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता O ऑफ 9। लेकिन अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, log ऑफ 9। log ऑफ 9 एंड इसका बेस जो होगा ना, log का बेस जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि हर बार वो 2 से डिवाइड कर रहा है। तो अब इसका क्या हो गया, अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी log बेस 2 9 कितना होता है बताओ, 2 9 3.16, मतलब क्या हुआ 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा O ऑफ 3। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने बार चला है ये, एक बार 5 के बाद से पूछा, फिर 2 से पूछा, फिर 3 से पूछा, तो टोटल चला 3 बार चला। तो आपको ये समझ में आ गया। एंड यहाँ पे देखो 3.11 समथिंग आ रहा था। तो ये हमेशा ना हम लोग ओ ऑफ वो जो नोटेशन लेते हैं ये अप्रोक्स होता है, ये कभी एग्जैक्ट नहीं होता है। तो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है वो तो समझ में आ गया होगा। अब इसको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में कैसे यूज करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। तो डाटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें दिया रहता है कि आपको आपके पास नंबर कितना होगा। तो एक मैं जनरल बता रही हूँ, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। 10⁶ से लेकर के 10⁻7 तक का जो नंबर है ये चलता है 1 सेकेंड में। तो आपको जब भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो दिया रहता है कि कितने टाइम का टाइम लिमिट क्या है, इसको आप ये क्वेश्चन को ना आपको 2.5 सेकेंड के अंदर बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको 3 सेकेंड के अंदर बनाना है। तो अगर जैसे ही आपको दिख गया कि ये क्वेश्चन को 3 सेकेंड में बनाना है, तो मुझे लग गया कि ये क्वेश्चन या तो n इंटू लॉगिन में बनेगा, मतलब n इंटू लॉगिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बनेगा, क्योंकि लॉगिन अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड n कितना हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 7 सेकेंड रहेगा तब ये होगा ऐसे, नहीं 3 सॉरी 7 तब लेंगे ना जब बेस 10 होगा, यहाँ पे बेस 2 है ना तो यहाँ पे 3 होगा। तो आपको ये बात पता चल गया ना कि 1 सेकेंड लेता है
एक सेकेंड में 10⁻7 नंबर पे ऑपरेशन होता है। एक सेकेंड में 10⁻7 नंबर पे ऑपरेशन होता है। कितने नंबर पे होता है? 10⁻7 नंबर पे। तो 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻7 नंबर पे हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग कोई भी अप्रोच जो उस क्वेश्चन पे सबमिट कर सकते हैं वो होगा n × log n। क्यों? क्योंकि log n हो जाता है 3 और n क्या हो जाता है? 10⁻7। तो आपको क्वेश्चन देखने के बाद उसका कॉन्स्टेंट, उसका टाइम लिमिट देखने के बाद आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन किस कॉम्प्लेक्सिटी में बनाना है। ये बात आपको समझ में आया? किस कॉम्प्लेक्सिटी में ये क्वेश्चन बनाना है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यही हमारा जो स्टूडेंट चॉकलेट डिवाइड करने वाला जो क्वेश्चन है अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट में पूछा जाता एंड अगर वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया रहता, क्या दिया रहता? वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर 1 सेकेंड दिया रहता, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 सेकेंड O ऑफ n भी चल जाएगा वहां पे। लेकिन अगर आपको अब मोस्टली 1 सेकेंड दिया रहता है, लेकिन अगर कोई केस ऐसा रहता है कि आपको यही काम ना n टाइम करना है, q टाइम करना है, तो इस केस में आपको q × n सेकेंड हो जाएगा। तब आपको दिख गया ना कि यहाँ पे जो ये ऑपरेशन है ना इसको लॉगरिथमिक करना होगा, क्योंकि q हो जाएगा 10⁻7 अगर मान लेते हैं तो 10⁻7 × 10⁻7 2 सेकेंड, ये सॉरी 10⁻7 × 10⁻7 ये तो नहीं चलेगा 1 सेकेंड में, नहीं चलेगा ना। एंड अगर आपको ये 1 सेकेंड या 3 सेकेंड दिया हुआ है तो आपको लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन बनेगा q × log n में। q क्या हो जाएगा? ये काम आपको q टाइम करना है एंड q मतलब q टाइम चॉकलेट बांटना है आपको। आपके पास q चॉकलेट है एंड q टाइम बांटना है। तो पहले बार में आप ऑपरेशन किए कि किसको चॉकलेट चाहिए, फिर आपके पास एक नया एरे आता है एंड उसमें भी ऑपरेशन करना होता है कि किसको चॉकलेट चाहिए। मतलब हर एक टाइम ना इसका मन, जैसे कि अभी 3 वाले नंबर को चॉकलेट चाहिए, पहला चॉकलेट दे दिए। अब दूसरे सेकेंड में क्या हो जाएगा कि 8th वाले को चॉकलेट चाहिए होगा। लेकिन हाँ, ये सारे स्टूडेंट को पता है कि उसके किस साइड वो चॉकलेट वाला बंदा लाइक करता है, क्योंकि ये 8 वाला ना इसको बता दिया है कि हमको चॉकलेट चाहिए। एंड हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसको चॉकलेट चाहिए, जिसको चॉकलेट चाहिए उसी को चॉकलेट देंगे। एंड हमारे पास कितना चॉकलेट है? q चॉकलेट है और q मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10⁻7 हो सकता है। तो इस केस में आपका अगर आप n वाला सॉल्यूशन यूज करते हो तो n × q × n का सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि आपका 3 सेकेंड में नहीं बन पाएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपको q × log n का सॉल्यूशन लिखते हो, log n का सॉल्यूशन लिखते हो, तो ये क्या करेगा? n × log n में बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखते हैं। चलो अब मैं ना एक बात और बताती हूँ। सब कुछ कवर हो गया, लेट मी सी। एक और बताती हूँ। जैसे मैं बताई थी ना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्स होता है, तो इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, लो ऑर्डर टर्म को इग्नोर करते हैं। जैसे कि n+5 अगर किसी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है तो वो डायरेक्ट n हो जाएगा। अगर सिमिलरली किसी एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n² + n, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर को कंसिडर करके चलते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे आप बता दिए ना कि जैसे सिंपल कोई ऑपरेशन देना, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ मैं इसका। तो क्वेश्चंस में आपको एक तो मैं अभी एग्जांपल देख के बता दी, इसको ना मैं कमेंट कर देती हूँ। आपको अगर एक लाइन से सबको कमेंट करना हो ना तो क्या करना है कि सबको एक बार सिलेक्ट कर लेना एंड सिलेक्ट करने के बाद जो कंट्रोल एंड स्लैश डालना, स्लैश क्वेश्चन मार्क वाली जो स्लैश होती है, क्वेश्चन मार्क वाली बटन के नीचे जो स्लैश होती है उस वाली स्लैश लेना। एंड तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे सबको एक साथ कमेंट करते हैं। एंड अब मैं बताती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा कंडीशन हो, फॉर लूप हो एंड इसके अंदर में एक फॉर लूप हो, तो अब बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक फॉर लूप है जो कि n टाइम चल रहा है, उसके अंदर में एक और फॉर लूप है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? दोनों फॉर लूप m टाइम चल रहा है। सोचो सोचो। यस, अगर आप n × n बोले हो तो सही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फॉर लूप n टाइम चलेगा और जितना टाइम ये फॉर लूप चलेगा उतना टाइम ये फॉर लूप चलेगा। तो मतलब ये पहला बार चला, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये n टाइम चलेगा, फिर ये दूसरा बार चला, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से ये n टाइम चलेगा। तो टोटल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n × n। अब बताओ कि कोई एक बार में फॉर लूप ले रही हूँ तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? O ऑफ n, वहां पे भी O ऑफ n था, O कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल o नहीं लिखते हैं।
ये सब अगर आप कॉलेज का एग्जाम दोगे ना, कंपनी जिस समय तो उतना फर्क नहीं पड़ता है ये सब गलत कर दोगे तो, लेकिन अगर आप कॉलेज का एग्जाम दोगे, अगर कैपिटल की जगह पे स्मॉल ओ लिखती है ना, तो कॉलेज में उससे एक मार्क्स कट जाता है। एंड सिंपल, अगर मैं कोई भी चीज़ प्रिंट करी हूँ, सी आउट 1+2 कर रही हूँ, तो अब इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा O(1) होगा। अब कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे होंगे कि मैम ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि 1+2 टाइम कम्प्लेक्सिटी 1+2 3 करने का आ रहा है, लेकिन जो सी आउट जो बनाए हो, ये सी आउट भी तो कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी ले रहा होगा, इसके पीछे भी तो कुछ कोड रन कर रहा होगा। जैसे कि मैं आपको बताई थी, कोई भी फंक्शन हो, कीवर्ड हो, सबके पीछे अपना एक कोड होता है, जो कि मतलब जो कि आप एक तरह से लो लेवल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। लो लेवल हाई लेवल आपको पता है क्या होता है? कंप्यूटर साइंस में क्या होता है ना, कि जो चीज़ आसान होता है वो हाई लेवल होता है, एंड जो चीज़ टफ होता है वो लो लेवल होता है, थोड़ा उल्टा चलता है। तो लो लेवल मतलब हो गया कि जो चीज़ ना एकदम स्क्रैच, एकदम डेप्थ से काम हो रहा है। जैसे कि अगर आपका लैपटॉप में अंदर में असेंबली लैंग्वेज लिखा होगा, जिससे आप जैसे ऑन करते हो तो लैपटॉप खुल गया, तो ये सब होता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज हो गया, C++ को भी हम लोग कई हद तक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन जैसे पाइथन हो गया, ये सब क्या हो जाता है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है। तो अभी मैं आपको ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करती हूँ टॉपिक से, ये बताती हूँ। तो अब ये बताती हूँ मैं कि हम जब कभी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना, तो हमारा कोड एक्स्ट्रा कितना टाइम ले रहा है उसको कंसिडर करते हैं। इनपुट आउटपुट में जो टाइम लग रहा है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। इनपुट आउटपुट फॉर लूप का अपना जो कोड होगा, फॉर का जो अपना कोड होगा, उसमें जो टाइम लगेगा उसको कंसिडर नहीं करते हैं। आप कितना कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो, सी आउट का आपने नहीं बढ़ा रहे हो, तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप फॉर को एन टाइम चला रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा रहे हो, तो ये कंसिडर होगा। लेकिन जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ये सब होता है, ये सब का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं होता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अब मेरे से आप पूछोगे कि ठीक है मैम, आप तो इसका बता दिए, लाइक आप O(1) कब होगा सो बता दिए, O(n) कब होगा सो बता दिए, O(n² भी कब होगा सो बता दिए, लेकिन लॉग इन नहीं बताएं आपकी लॉग इन कब होगा। तो लॉग इन टाइम कम्प्लेक्सिटी का एक बेस्ट एग्जांपल होता है बाइनरी सर्च। एंड बाइनरी सर्च पता है क्या होता है, सबसे आसान टॉपिक है बाइनरी सर्च अगर देखा जाए एल्गोरिथम में। एंड आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अभी जो मैं कुछ देर पहले वो जो क्वेश्चन करवाई थी ना, जिसमें मैं हमेशा क्या कर रही थी, मिडिल वाले एलिमेंट से पूछ रही थी कि किस साइड है जिसको चॉकलेट चाहिए, यही होता है बाइनरी सर्च। कितना आसान है ना। तो चलो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी बाइनरी सर्च में, उसमें मैं इन डेप्थ में समझाऊंगी कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ बाइनरी सर्च यूज करते हैं। अभी मैं इस वीडियो के बाद मैं कुछ टेम्पलेट बताने वाली हूँ, HTML सब बताने वाली हूँ। HTML सब का तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बिना एल्गोरिथम जाने हुए। तो इससे पहले HTML बताने से पहले मैं कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए मैं बताई हूँ, ताकि HTML में मैं बता सकूँ कि ये HTML कितना कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। हाँ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फॉर एंड सी आउट ये सब कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करी हूँ ना, लेकिन वहाँ पे HTML जब यूज करूँगी तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि HTML आप एक्स्ट्रा वहाँ पे डाल रहे हो, आप सेट यूज कर रहे हो, आप मैप यूज कर रहे हो, तो उसका आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब मैप में नंबर डालने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, सेट से नंबर निकालने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, ये सब मैं आगे बताऊंगी। मैप सेट सब कुछ आगे बताने वाली हूँ। इसमें आप बस ये समझो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, ये बात समझ में आई। अब मैं आपको बताती हूँ ना कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो अभी आप एक चीज देखो कि आप ना एक एरे बनाए हो, और ये एरे का साइज n है, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O(n). सिमिलरली अगर आप एक 2D एरे बनाते हो, 2D एरे बनाते हो, और ये एरे जो है ना इसका साइज है n m, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n इंटू m। ये बात आपको समझ में आई। एंड हाँ, अगर n m में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, जैसे कि n 5 है एंड n 6 है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हो दोनों को। तो अभी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालना बहुत ईजी होता है। एंड अभी आने वाला टाइम में आपको मैं रिकर्सन बताऊंगी। तो रिकर्सन भी क्या होता है ना, आप ये पहले से पता रखो, ताकि आने वाला टाइम में जब मैं बताऊंगी तो आपको तुरंत क्विक रिकॉल हो जाएगा। रिकर्सन भी क्या होता है
कि वहाँ पे हम लोग कुछ मेमोरीज डिफाइन नहीं करते, फिर भी उसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई होता है। इसका रीजन होता है कि जब भी हम लोग रिकर्सन यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है ना स्टैक यूज करता है इन बैक एंड, एंड वो कंसिडर किया जाता है टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में। सो आपको मैं जब रिकर्सन बताऊंगी तो उसमें इन डेप्थ में समझाऊंगी, अभी के लिए बस जान लो कि रिकर्सन का भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो वहाँ पे मेमोरी आप डिफाइन नहीं करो फिर भी उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो होपफुली आपको ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अभी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिकॉल करने में सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ओ ऑफ एन क्या होता है, ओ ऑफ एन इंटू एन क्या होता है, ओ ऑफ वन क्या होता है। आपको मैं बस इतना रिकॉल कराना चाहती हूँ कि जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का डिफरेंट साइड, जैसे कि कोड सेफ हो गया, कोड फोर्स हो गया, लीड कोड हो गया, ये सब साइड पे क्या होता है कि मोस्टली जो है ना 10⁶ ऑपरेशन जो है ना 1 सेकेंड में रन करता है। कभी कभी क्या होता है 10�7 ऑपरेशन में भी 10�7 ऑपरेशन भी 1 सेकेंड में रन करता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लीड कोड एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप अकाउंट बनाना, एंड वहाँ पे जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जब क्वेश्चन सबमिट करोगे तो आपको बताएगा वो प्लेटफॉर्म कि आपका कोड कितना % इफिशियंट है, एंड आपके कोड से ऑलरेडी जो स्टूडेंट पहले सबमिट कर चुके हैं उनका कोड एंड आपका कोड में कितना का डिफरेंस है। आपका कोड जो है 100% इफिशियंट है या 80% इफिशियंट है, ये सब आपको बताएगा। तो आप इसके ट्यूटोरियल के बाद एक बार जरूर जाना और लीड कोड पे अकाउंट बना करके आप देखना, एंड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना, इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करना एंड सबमिट करना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड प्लीज़ अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो। प्लीज़ 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 मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत हमारे चैनल का वॉच आवर भी अच्छा है, प्लस हमारे चैनल पे व्यूज भी ठीक ठाक है, बट स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो पूरा स्टार्ट से लेकर के एंड तक वीडियो देख रहे हो, प्लस लाइक भी स्टूडेंट ठीक ठाक कर देते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।